सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश करने वाले हैं और ये इसका सॉल्यूशन नंबर जो है वो 6 है। पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो, बेटा प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट पर है। अब जाइए, जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिए और विजिट करके आप सारे वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हैं। 5 वीडियोस करीब 5 से 6 घंटे का अंदर है। 5 से 6 घंटे का है। आप 5 से 6 घंटे मतलब 2 या 3 दिन के अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। इतना कर लिया बेटा, ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया आपने और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए बता दो बेटे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामबाण है। क्या भाई, रामबाण है। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नैया पार लगा सकता है। और जिन बच्चों ने पूरे साल स्टडी किया है, पूरे साल पढ़ाई किया है ना, तो उन बच्चों के लिए बेटा ये जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकता है। मतलब अगर आपने इन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया बेटा, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 90+% स्कोर कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और सीरीज हम लेके चल रहे पैरेलल में बेटा, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में एक हम ये और लेके चल रहे हैं आपके साथ साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज भी हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो अगर आपने मतलब ये दोनों सीरीज अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए ना बेटा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें डेरिवेशंस भी, डेफिनेशन भी सब कुछ है ना, और 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो फिजिक्स में बेटा आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई किया है तो इन वीडियोस को मिस मत करिएगा। कहाँ मिलेगा वीडियो बेटा? प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, प्लेलिस्ट को विजिट करिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है और बहुत ही जल्द जो है जैसे ये फिनिश होता है, बहुत ही जल्द जो है हम चैप्टर वाइज 60 मिनट रिविजन वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है 60 मिनट रिविजन वीडियोस के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा 60 मिनट रिविजन वीडियो, 60 मिनट रिविजन वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस सीरीज में अगर आपका इंटरेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 60 मिनट्स रिवीजन वीडियो, जिसमें एक चैप्टर्स को हम 60 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर 60 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा भाई? रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो पूरा कंटेंट यहाँ पे हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं बेटा। इसके लिए कोई हम आपसे पैसा चार्ज नहीं करता। और इतने कंटेंट्स के लिए जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बेटा, अगर आप ये किसी अदर यूट्यूब चैनल्स पे जाके देखते हैं बेटा, वो आपसे कहते हैं भैया हमारा पेड कोर्स ले लो। क्या कहते हैं आपसे कहते हैं भैया पेड कोर्स ले लो। देखो पेड कोर्स ले लो, वो यही कह रहे हैं आपसे, पेड कोर्स ले लो। अरे भैया पेड कोर्स ले लो तो फ्री ऑफ कोर्स में क्या पढ़ाओगे आप, है कि नहीं है? तो फ्री मैथमेटिक्स, एनालिसिस पे फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस अवेलेबल है, भरपूर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आनंद ले सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक ही होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हैं वीडियोस पे, और प्यार किस मीडियम के थ्रू? आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं। तो हर एक वीडियोस पे ये प्यार आप लोग जरूर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की दृष्टि से। देखो 2016 में, 18 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, है ना, इतने सालों से क्वेश्चन ये रिवाइज हुआ है, इतने सालों से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या लगता है आपको कि ये 2025 में नहीं पूछा जाएगा? डेफिनेटली पूछा जाएगा ये 2025 के पेपर में। ठीक, तो सबसे पहले आपको नामांकित किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख बना के आपको
आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना है और कह रहे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सा किरण आरेख है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किरण आरेख। तो ये याद रखिएगा बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस यूज किया जाता है। एक लेंस को हम बोलते हैं अभिदृश्यक और एक को बोलते हैं हम नेत्रिका। तो जो अभिदृश्यक लेंस होता है बेटा वो छोटा होता है, उसका द्वारक छोटा होता है, वो साइज में छोटा होता है। और जो आपका क्या कहते हैं नेत्रिका होता है, नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। क्या होता है भाई, बड़ा होता है। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है और जो आपका अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस की जो क्या कहते हैं आपका फोकस दूरी वो कम होता है, उसकी क्षमता ज्यादा होती है और नेत्रिका की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम बनाने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें अभिदृश्यक छोटा बनाना है और नेत्रिका जो है वो हमें बड़ा बनाना है। ठीक, तो ये हम मुख्य अक्ष ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक, एक लेंस हमारे पास है, कौन सा भाई, अभिदृश्यक लेंस है। ठीक, जो कि द्वारक में छोटा है, ये उत्तल लेंस ही होता है। और इस उत्तल लेंस के ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ठीक, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका 2F हो गया। तो हम F और 2F के बीच में क्या करते हैं बेटा, एक वस्तु रख देते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, एक छोटा सा ये वस्तु है, इसका नाम कर देते हैं हम AB। एक छोटा सा वस्तु है, इस वस्तु का हमें क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। तो उत्तल लेंस के फोकस और 2F के बीच में है, F और 2F के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, तो एक प्रकाश की किरण हम ले लेंगे, कहां से भाई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगा ये सीधे निकल जाएगा, ये अपने पथ से विचलित नहीं होगा। एक प्रकाश की किरण हम ले लेंगे बेटा, कहां से, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगा वो कहां जाएगा भाई, वो सीधे निकल जाएगा, कहां से, फोकस से। ये फोकस से सीधे निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पे हमारे पास एक प्रतिबिंब मिलेगा A डैश B डैश, A डैश B डैश, एक प्रतिबिंब यहां पे मिलेगा, बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नेत्रिका लेंस है, उस नेत्रिका लेंस को हम यहां पे बना लेते हैं भाई, नेत्रिका जो कि द्वारक में बड़ा है, नेत्रिका जो कि द्वारक में कैसा है भाई, बड़ा है। अगर ये द्वारक में बड़ा है तो यहाँ पे लेंस जो बनाएंगे वो बड़ा लेंस बनाएंगे। कैसा लेंस बनाएंगे भाई, बड़ा लेंस बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये साइज में बड़ा है, नेत्रिका है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके द्वारा हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले इस नेत्रिका को क्या करते हैं, हम इस पे इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो A डैश B डैश, क्योंकि A डैश B डैश इस नेत्रिका के लिए एक वस्तु का काम करेगा। नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है भाई, A डैश B डैश। तो हम चाहते हैं इसका एक सीधा इसी के जैसे एक प्रतिबिंब बने, बट बड़ा बने। तो हम चाहते हैं कि जो A डैश B डैश है उस नेत्रिका के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में हो। ये FE हो जाएगा, ये FO हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा, ये FE। तो FE और O के बीच में आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। ओहो सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा एक प्रकाश की किरण ले लो, कहां से भाई, एक प्रकाश की किरण ले लो इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण ले लो, और एक प्रकाश की किरण ले लो कहां पर, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर। इसका प्रतिबिंब हमें क्या करना है, बनाना है। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। हमने कहा इसी प्रकाश की किरण को हम पीछे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से हम मिला देते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ठीक, इसको पीछे डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष कहां से गया भाई, ये आपका गया है, ये गया है मुख्य अक्ष के समानांतर। कहां से जाएगा ये जाएगा इसके फोकस से। कहां से पास होगा भाई, इसके फोकस से। यहीं से ले लूं, यहां से ले लूं ताकि दिख जाए आपको इमेज ना। ये इसका फोकस हो जाएगा, ये इसके फोकस से चला जाएगा।
यहाँ ले लेता हूँ इसका फोकस, क्योंकि पीछे मेरे पास जगह नहीं है, पीछे जगह होता तो मैं पीछे बना लेता इसको। यहीं पे इंटरसेक्ट करवाना मेरा ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की जो किरण गया वो सीधे निकल जाएगा, कहाँ से जाएगा भाई, इसके फोकस से चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा, इसके फोकस से। ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। कहाँ पर बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा बेटा इस बिंदु पर, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश बी। अच्छा, इसको ना नेमिंग चेंज कर दो इसका, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया हमारा किरण आरेख। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम किरण आरेख। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, इसको हम बोलते हैं नेत्रिका। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा नेत्रिका। ठीक हो गया। नाउ अभिदृश्यक से वस्तु की जो दूरी है ये मान लेते हैं हम UO। ठीक, जो प्रतिबिंब यहां पे बना हुआ है, इस प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं कितना भाई, VO। ठीक, अच्छा, नेत्रिका से इस वस्तु की जो दूरी है, क्योंकि ये वस्तु है इसके लिए, क्या भाई, ये इसके लिए वस्तु है, तो इसके वस्तु की जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम UE। क्या जगह भाई, UE। और जो अंतिम प्रतिबिंब आपका बना है बेटा, ये अंतिम प्रतिबिंब बना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर। तो यहां पे नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कैपिटल D हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो यहां पर कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं ये बना रहा है बीटा कोण। ये जो अंतिम, जब आप यहां से इस बिंदु से देखोगे, अब इस नेत्रिका के थ्रू हम देखोगे इस वस्तु को, ये नेत्रिका के थ्रू जब यहां से देखोगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, नेत्र जब होगा, जब नेत्र से आप देखोगे यहाँ से, तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब है A डैश B डैश, सॉरी A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, आपकी आंखों पर कितना एंगल का कोण बनाएगा, ये बनाएगा बीटा। तो बीटा हम इसको बोलते हैं दृश्यक कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, इसको दृश्यक कोण बोलते हैं। ओह सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। ठीक, और मान लेते हैं कि जो वस्तु है भाई, ये जो वस्तु है मान लेते हैं ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है, बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना सूक्ष्मदर्शी के। ये कहां पर रखा भाई, ये रखा हुआ है आपके स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि के, अरे सॉरी, हाँ बी है, ठीक है, ये स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है और आप यहां से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख रहे हैं। यहाँ पे ये बिंदु C पर आपका I है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं और ये आपके आंखों पर कितना कोण बना रहा है, ये अल्फा कोण बना रहा है। जो आपकी वस्तु है बिना सूक्ष्मदर्शी के वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है भाई, कैपिटल D दूरी पर रखा हुआ है, कैपिटल D दूरी पर रखा हुआ है। और जब बिना सूक्ष्मदर्शी के आप इस वस्तु को देख रहे हैं तो ये आपके आंखों पर कितना कोण बना रहा है, ये अल्फा कोण बना रहा है। तो बिना सूक्ष्मदर्शी के जब इस वस्तु को देखते हो ये अल्फा कोण बनाता है, जब आप सूक्ष्मदर्शी के ही इसी वस्तु को देखते हो तो ये आपके आंखों पर कितना कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। और इस बीटा और इस अल्फा का जो रेशियो है, कि जो अनुपात है, उसी को हम इसका क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, या इसको कोणीय आवर्धन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, कोणीय आवर्धन बोला जाता है। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। हमने कहा ठीक है। देखो तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक, या हम इसको क्या बोलेंगे भाई, कोणीय आवर्धन। क्या बोलेंगे, कोणीय आवर्धन। क्या होगा कोणीय आवर्धन, इसके डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिर डेरिवेशंस करेंगे। तो परिभाषा लिखा जाएगा क्या भाई, तो परिभाषा हम लिखेंगे यहां पे, ठीक, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना
दृश्य कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा बना दृश्य कोण अल्फा के अनुपात को क्या बोलते हैं भाई? आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब तथा वस्तु दोनों स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक, कंडीशंस ये है कि आपका अंतिम प्रतिबिंब और जो वस्तु है ये दोनों कहां पर होनी चाहिए? ये दोनों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए। ठीक, तो उस केस में बीटा और अल्फा का जो रेशियो होगा, बीटा और अल्फा का जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम क्या बोलेंगे? आवर्धन क्षमता बोला जाएगा। तो आवर्धन क्षमता m से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज बीटा बाय अल्फा। व्हाट? दैट इज बीटा बाय अल्फा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बीटा बाय अल्फा। अब देखो, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का यूज हम किसको देखने के लिए करते हैं? ऐसे नहीं घोड़ा, हाथी, भैंस को देखने के लिए करते हैं। हम छोटे छोटे जो वायरस होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब उन छोटे छोटे बैक्टीरिया जब आपके आंखों पर एक दृश्य कोण बनाएगा, उस दृश्य कोण का मान क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा जो कोण है बेटा, ये अल्फा और बीटा कोण बहुत छोटे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः अल्फा तथा बीटा बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं। अगर अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं? इस केस में हम लिख सकते हैं tan बीटा बाय tan अल्फा। तो स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। देखो, अब tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू निकालेंगे इस रे डायग्राम से। तो यहाँ पे ये कोण आपका क्या है भाई? अल्फा है, तो यहाँ से हम tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा बेटा आपका AB और आधार हो जाएगा आपका D माइनस का, इसका माइनस का। तो tan अल्फा का मान हो गया AB अपॉन माइनस का D। चलो यहां से हम निकालते हैं tan बीटा। कौन से ट्राइंगल से निकालेंगे? तो tan बीटा निकालेंगे हम इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का हम यूज करेंगे। ठीक, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब क्या जाएगा? A डैश B डैश, आधार क्या जाएगा आपका? UE। क्या जाएगा भाई? UE। ओहो सर, tan बीटा हो जाएगा यहां से A डैश B डैश अपॉन माइनस का UE, क्योंकि डिस्टेंस आपका इस साइड में है, डिस्टेंस इस साइड का है। ठीक, तो इसलिए हम UE को क्या ले लेंगे भाई? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, तो tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो tan बीटा हो गया आपका यहाँ पे माइनस का A डैश B डैश, नीचे बनेगा, नीचे है ना, तो माइनस का A डैश B डैश। तो माइनस A डैश, या ऐसे इसको ऐसे वैल्यू नहीं रखा ना, मैं A डैश B डैश के फॉर्म में लिखूँ। तो A डैश B डैश डिवाइड बाय माइनस का UE डिवाइडेड बाय tan अल्फा क्या है हमारा? AB अपॉन माइनस का D। तो हमने कहा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो ये बचेगा आपका, देखो tan m इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, m इज इक्वल टू, देखो d ऊपर चला जाएगा, UE नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये A डैश B डैश अपॉन AB इंटू ये आपका जाएगा D बाई UE, क्या जाएगा?
ड्यू बाय यू ई। ठीक है, नाउ ए डैश बी डैश की अगर हम बात करते हैं, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ दोबारा से। अगर हम बात करते हैं इस अविदृश्यक लेंस, इस अविदृश्यक लेंस की अगर हम रेखीय आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, MO, अविदृश्यक MO, तो इसका क्या होगा, जो रेखीय आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो ये आपका जो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या होता है, V अपॉन यू होता है लेंस के केस में। तो V हो जाएगा आपका VO और U हो जाएगा आपका UE। तो ये जो VO अपॉन UE हो जाएगा। सेम एज इट इज हम इस नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता लिख सकते हैं। इस नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता ME क्या हो जाएगा भाई, अगेन V अपॉन यू, सॉरी V अपॉन यू। तो V क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना है, D पर बना है, तो ये V का वैल्यू हो जाएगा और U आपका UE हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा माइनस का D डिवाइडेड बाय माइनस का UE, तो ये D बाय UE। तो D बाय UE जो है वो ME हो जाएगा और A डैश B डैश अपन AB जो है बेटा वो क्या जाएगा, वो आपका MO हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं M इज इक्वल टू ये MO इंटू ME हो जाएगा। क्या जाएगा, MO इंटू ME हो जाएगा। ठीक, देखो ये जो आपका अविदृश्यक की रेखीय आवर्धन क्षमता है, ये आपका नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता है। तो अब यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, अविदृश्यक की रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा भाई, MO दैट इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू VO अपॉन U, VO अपॉन U। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया। चलिए देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना लिखना है आपको। ठीक, नेत्रिका की फोकस, सॉरी रेखीय आवर्धन क्षमता, नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता, देखो नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता हो जाएगा ME। तो ME इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज व्हाट, D बाई UE, D बाई UE। अच्छा, D बाई UE का वैल्यू निकालेंगे, इसको लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे। ठीक, तो नेत्रिका के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, नेत्रिका के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, तो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो f किसके बराबर है, ये FE के बराबर है। नेत्रिका की फोकस दूरी कितना भाई, FE हो जाएगा। v किसके बराबर है, तो v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द माइनस d, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको कैपिटल D से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपिटल D पर बना है, किस पर बना है, ये कैपिटल D पर बना है। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलो अच्छा, और u किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे u जो है वो माइनस का UE के बराबर, जो हमने कहा रिप्लेस कर दो यहाँ पे वैल्यू। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/ माइनस का D, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/UE हो जाएगा। तो यहाँ से 1/UE का वैल्यू अगर हम निकालते तो D इसके उठ के इधर आ जाएगा, तो 1/FE प्लस 1/D। तो 1/UE को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/UE को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, देखो ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो MO क्या हो जाएगा, सॉरी ME क्या हो जाएगा, अतः तो हम यहां पे लिख सकते हैं ME दैट इज D, और 1/UE की जगह आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D। तो वो D का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा और D/FE आ जाएगा। तो ME जो है आपका आ जाएगा ME दैट इज D, सॉरी D तो कैंसिल हो गया, तो ये D/FE प्लस का 1। तो ये नेत्रिका की आवर्धन क्षमता हो गया। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 1 प्लस D/FE, और अविदृश्य की जो आवर्धन क्षमता है वो V अपॉन UE हो जाएगा। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो अतः M इज इक्वल टू MO इंटू ME
तो देखो m इज इक्वल टू एम ओ हो गया आपका वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ, और एम ई हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक, तो ये रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, डी पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे हम लंबाई निकाल सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, देखो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है बेटा L इज इक्वल टू, देखो यहाँ से रे डायग्राम से ही निकालते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बेसिकली अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा ये L है, क्या भाई, ये L, और ये L किसके बराबर होगा, VO प्लस UE, तो VO प्लस UE के बराबर हो जाएगा L, दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज द VO प्लस UE का मॉड में ले लेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही यूज करेंगे हम, केवल क्या यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। बस इतना ही लिखना है, इतना ही आपको करना है, रे डायग्राम बनाना है। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद आपको क्या कहता है, आपको रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र आवर्धन क्षमता का आपका डेफिनेशन लिखना है, एंड देन उसके बाद डेरिवेशंस लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना अगर आप लिख आते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये लास्ट उसमें करा था, एक कुछ वीडियोस के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करते, हम डेरिवेशंस उठाते केवल। ठीक, क्या उठाते हैं, डेरिवेशन उठाते हैं। देखो, 2 तरंगों के व्यतिकरण के लिए उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखिए या प्राप्त कीजिए या ड्राइव कीजिए। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चंस बेटा 3 नंबर का है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। इसका व्यंजक जो है वो ड्राइव करना है। क्या करना है, ड्राइव करना है। 2020, 23, 24 में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, सिंपल सा डेरिवेशंस है। तो मान लेते हैं 2 तरंगे आपस में क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। 2 तरंगे आपस में क्या हो रहे हैं भाई, अध्यारोपित हो रहे। एक तरंग आपका ये हो गया, ठीक। एक दूसरी तरंग जो है मान लेते हैं ये इसकी एक दूसरी तरंग है, तो ये आपस में क्या हो रहा है भाई, अध्यारोपित हो रहे हैं। पहले तरंग का समीकरण मान लेते हैं y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे का इक्वेशन हम मान लेते हैं y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये दोनों आपस में अध्यारोपित हो रहे हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, y, दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, क्या जाएगा y1 प्लस y2, ठीक। इन दोनों विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 क्या है हमारे पास, ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या होगा, y2 हो जाएगा आपका A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, फाइव जो है दोनों तरंगों के बीच का क्या है, कलांतर है। फाइव क्या है, कलांतर है। ओहो सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा देखो A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये जगह आपका A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। देखो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है फॉर्मूला, ठीक। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद कर लीजिएगा, बाकी मैथ्स वाले स्टूडेंट को याद होगा शायद में भी, ठीक। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने भी ये लगा दिया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी A2 साइन कॉस ओमेगा टी साइन फाइव।
देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है ना, तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका जाए a1 प्लस ए टू कॉस फाई, a1 प्लस ए टू कॉस फाई, ठीक, प्लस का a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया और इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी हमने कॉमन लिया है, ठीक है, साइन ओमेगा टी हमने क्या कर लिया भाई, कॉमन निकाल लिया है। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे बेटा, क्या लेट करना है हमें, तो लेट करना है a1, अच्छा ओमेगा टी रहेगा यहाँ पे, ओमेगा टी आएगा, a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख लेंगे a कॉस थीटा, क्या लिख लेंगे भाई, ये कॉस थीटा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो कॉस, याद रखिए ऐसे ही, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस लेंगे, कॉस थीटा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे इस वाले टर्म की जगह a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसकी जगह हम क्या लेट कर लेंगे, इसकी जगह हम लेट कर लेंगे, अच्छा रुक जाओ, ये कॉस फाई आएगा, ओमेगा टी गलत लिख दिया मैंने, कॉस फाई ही आएगा, कॉस फाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस फाई, तो a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को क्या लेट करेंगे, तो इसको लेट करेंगे a साइन थीटा लेट कर लेंगे, तो अगर हम इतना लेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशंस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशंस मिलेगा हमें y इज इक्वल टू तो ये साइन ओमेगा टी a कॉस थीटा प्लस इसकी जगह जाए a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो a दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा, कैपिटल A को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल A कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। देखो फॉर्मेट आपका ये बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये बन गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो दो वेव्स जब आपस में सुपरपोज्ड होंगे तो इनके सुपरपोजिशन से जो वेव मिलेगा, इनके सुपरपोजिशन से क्या मिलेगा भाई, एक वेव मिलेगा, तो इस वेव का इक्वेशन हो गया ये, इनके सुपरपोजिशन से ये एक वेव मिल रहा है, तो इस वेव का इक्वेशन ये रिजल्टेंट वेव है, इस वेव का इक्वेशन होगा बेटा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो समीकरण एक का स्क्वायर प्लस समीकरण दो का स्क्वायर, ठीक, समीकरण एक और समीकरण दो का स्क्वायर कर देते हैं, तो समीकरण एक है आपका a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आपका a2 साइन फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक बार आप पीछे देखो, मुझे तो याद है इक्वेशन, आप देखो यहाँ पे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक हो गया ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो इन दोनों में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या a2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, हमने कहा कॉमन ले लो, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे क्या बचेगा भाई साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा,
क्या जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो इसको भी हम 1 कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका जाए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, परिणामी आयाम का समीकरण बन गया। बट हमें निकाला परिणामी तीव्रता का समीकरण। क्या निकाला भाई? परिणामी तीव्रता का समीकरण हमें निकालना है। तो परिणामी तीव्रता का समीकरण क्या जाएगा? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे अतः देखो तीव्रता जो आई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आई जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं भाई आई अपॉन के। सेम एज इट इज आप लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू i1 अपॉन के। ऐसे आप a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं i2 अपॉन के, है ना। तो यहां से a1 आ जाएगा बेटा, a1 इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 अपॉन के, ठीक। और यहां से a2 आपका जाएगा दैट इज रूट ऑफ i2 अपॉन के, i2 अपॉन के आ जाएगा, ठीक। अगर हम ये वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में रख देते हैं, यह है समीकरण नंबर आपका P, तो इस वाले समीकरण में अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहां पे लिख सकते हैं समीकरण P से देखो समीकरण P में अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो a1 का स्क्वायर i1 अपॉन के, a2 का स्क्वायर i2 अपॉन के, और a1 a2 का वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे और a स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे हम i अपॉन के। तो i अपॉन के बराबर, तो ये आपका जा i1 अपॉन के प्लस ये आपका जो i2 अपॉन के, है ना, प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2 अपॉन के इंटू के, और ये आपका जो कॉस फाई हो जाएगा। देखो दोनों ही रूट के अंदर, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो यहाँ पे i1 i2 है, i1 i2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दें दोनों का रूट में आ जाएगा, तो रूट i1 i2 अपॉन के इंटू के। देखो के इंटू के स्क्वायर का रूट आएगा तो के बाहर आ जाएगा, तो इन सारे के से आपस में क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2 cos फाई, 2 i1 i2 cos फाई, ठीक। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन है, परिणामी तीव्रता का समीकरण है, परिणामी तीव्रता का समीकरण है, ठीक। ये क्या है भाई? यह है परिणामी तीव्रता का समीकरण, परिणामी तीव्रता का समीकरण हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशंस है, बट 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो ज़रूर इस डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ज़रूर इस डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसके, डेरिवेशंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। ये आपका बेसिकली ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स में आता है क्वेश्चन भाई? 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, और आया भी है, 14 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, करीब 6 और 4 7 साल से क्वेश्चन पिछले रिपीट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा। क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल्स का नियम का निगमन कीजिए। यहाँ पे स्नेल्स का नियम का निगमन करना है, और प्रकाश किस तरीके से अपवर्तित होता है, सॉरी प्रकाश का किस तरीके से अपवर्तन होगा उसको आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, 2 मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है, ऊपर है मीडियम फर्स्ट, नीचे है मीडियम
सेकेंड। ऊपर वाला मीडियम मान लेते हैं रेयर मीडियम है, जिसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। नीचे वाला जो माध्यम है बेटा ये संघन माध्यम है, और प्रकाश संघन विरल से किस में जा रहा है भाई, संघन में जा रहा है। तो मान लेते हैं इस सतह पर एक प्रकाश आपतित होता है, किसके फॉर्म में, तरंगाग्र के रूप में। किसके रूप में भाई, तरंगाग्र के रूप में प्रकाश जो है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपतित हो रहा है। ये प्रकाश समतल तरंगाग्र जो है वो इस सतह पर क्या हुआ, आपतित हुआ है। यहाँ से एक लंब डाल देंगे तो ये हमारा एक समतल क्या बन जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाएगा AB। ठीक है, समतल तरंगाग्र AB का ये पहले किरण है और ये अंतिम किरण है। सबसे पहले प्रथम किरण आके इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा और उसके कुछ समय बाद, मान लेते हैं T समय बाद, यहाँ पे जो दूसरी किरण है ये आके वो इस बिंदु C पर आके ये टकराता है या आपतित होता है। ठीक, जैसे ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित होगा, बिंदु A से एक तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाएं जो है, जिसको हाइगेंस ने प्रपोज किया था, मतलब पब्लिश किया था। ठीक, तो यहाँ से इस बिंदु A से क्या होगा भाई, इस बिंदु A से एक द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होगा, और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होने के बाद ये इस दूसरे मीडियम में क्या होगा, प्रोपगेट होगा, संचरित होगा, है ना। जैसे यहाँ से एक द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ और ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होगा भाई, इस संघन माध्यम में क्या होगा, संघन माध्यम में ये संचरित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं भाई। क्या ये हमारा ये अभिलंब हो गया, और यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण, जो भी यहाँ से अपवर्तित होगा, ये अभिलंब की तरफ क्या होगा भाई, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है भाई, विरल से संघन में जा रहा है। और जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से B से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं चलना स्टार्ट करेगा, B से C तक अंतिम किरण को पहुंचने में कितना समय लगा, T समय लगा। और उतने ही समय में यहाँ से जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा बेटा A से, वो मान लेते हैं वो कहाँ पर पहुँच गया भाई, बिंदु D पर पहुँच गया। तो इसको A से D तक पहुँचने में भी T समय लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी कितना समय लगा भाई, T समय लगा। जैसे ही अंतिम किरणें इस बिंदु C पर पहुँच जाएगा, जैसे ही अंतिम किरणें कहाँ पहुँचेगा भाई, बिंदु C पर पहुँचेगा, तो बिंदु C से एक द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न होगा, और ये द्वितीयक तरंगिका कहाँ जाएगा भाई, ये संघन माध्यम में क्या होगा भाई, संचरित होगा। और जैसे ही संघन माध्यम में संचरित होगा तो ये अभिलंब की तरफ क्या होगा भाई, झुकेगा। किसकी तरफ झुक जाएगा भाई, अभिलंब की तरफ, ये इधर झुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा इस बिंदु से एक अभिलंब डाल दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। क्या जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। तो ये मान लेते ये वाला कोण आपका कितना है भाई, आई, आपतन कोण। अगर ये आई है तो ये वाला कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर है तो ये वाला कोण भी क्या जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते भाई V1 है, और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते भाई कितना है, V2 है। तो B से C तक की दूरी क्या जाएगा, B से C तक की दूरी क्या जाएगा, V1T, क्योंकि प्रकाश V1 चाल से चल रहा है और यहाँ से B से C तक आने में उसको कितना समय लगा, T समय लगा। तो V से C तक की जो दूरी है वो क्या आ जाएगा आपका V1 इंटू T हो जाएगा। सेम A से चलना स्टार्ट किया प्रकाश, T टाइम में कहाँ पहुँच गया भाई, D पे पहुँच गया। किस चाल से चला, ये V2 चाल से चला है, तो A से D तक की जो दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका जो V2 इंटू T हो जाएगा। देखो त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, त्रिभुज ABC में अगर हम साइन आई का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालेंगे भाई, साइन आई का, तो साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर होगा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बट्टा कर्ण। ये लंब हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका जब BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो BC किसके बराबर है भाई, V1T के बराबर है, तो V1T अपॉन AC को आप एज इट इज रख दीजिएगा। त्रिभुज, नेक्स्ट जो त्रिभुज हम यूज करेंगे ADC, क्या यूज करेंगे, ADC। तो ADC में अगर हम साइन R की बात करें तो साइन R क्या हो जाएगा, साइन R अगेन ये लंबट्टा, ये लंब हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, तो लंबट्टा कर्ण हो जाएगा बेटा। तो ये आपका जो AD अपॉन AC
अच्छा ए डी किसके बराबर है, ए डी है आपका वी टू टी, तो वी टू टी अपॉन ए सी हो जाएगा, वी टू टी अपॉन ए सी। दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वॉट, दैट इज वी वन टी डिवाइड बाई ए बी अपॉन ये जगह वी टू टी डिवाइड बाय ए बी, तो ए बी ने ए बी को मारा, टी ने टी को मारा, क्या बचा भाई, वी वन बाई वी टू बचा, और वी वन बाई वी टू दैट इज 1 and 2। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दैट इज 1 and 2। तो अतः क्या आ गया भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू दैट इज 1 and 2। यही हमारा क्या भाई, यही हमारा स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का क्या है भाई, नियम है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो जस्ट आपको आपको क्या करना भाई, डायग्राम बनाना है और उसके साथ आपको इस डेरिवेशंस को करना है। क्वेश्चंस 3 नंबर में पूछा जाएगा और 3 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछा भी गया है और 2025 में भी पूछा जा सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की नियमों की व्याख्या कीजिए। देखो परावर्तन को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन 14 में आया, 22 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 20 में आया और क्वेश्चन 2025 में आएगा। ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, क्वेश्चन 2025 में आया, 100% गारंटी है भाई। नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर आपने बोला था नहीं आया क्वेश्चन, उस दिन से वीडियो नहीं आएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, परावर्तन की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक मिरर है। क्या है, एक मिरर है, एक दर्पण है मान लेते हैं भाई, ये एक दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई, एक समतल दर्पण है। ठीक, इस समतल दर्पण पर एक तरंगाग्र जो है, एक समतल तरंगाग्र जो है इस पर आपतित होता है, लाइक दिस। ये एक समतल तरंगाग्र है। ठीक, इसी का एक और रे बना लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं, तो ये पैरेलल रेज बनेंगे। ठीक, इस बिंदु पर आकर यहां पर क्या हुआ भाई, आपतित हुआ। यहां से एक लंब डाल देते हैं इस पे, तो ये बन गया हमारा एक समतल तरंगाग्र ए बी। क्या है भाई, ए बी। ये इसकी प्रथम किरण है, ये इसके अंतिम किरण है। तो सबसे पहले आके कौन टकराएगा, प्रथम किरण, ये फर्स्ट रे जो है ये सबसे पहले आके टकराएगा कहां पे, इस बिंदु ए पर। ठीक, और दूसरी जो रे है ये इस बिंदु बी से सी तक जाने में इसको कितना समय लगेगा भाई, टी समय लगेगा। कितने समय में पहुंचेगा भाई, ये टी समय में पहुंचेगा। ठीक, उतने ही समय में इस बिंदु ए से एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा और जैसे ही यहां से एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, यहां से एक रे निकलेगा और वो रे जो है वो इसी मीडियम में क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो यहां से एक प्रकाश की किरण निकला और वो इस डायरेक्शन में क्या हो गया भाई, आपका रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। सेम बी से सी तक आया प्रकाश कितने समय में भाई, टी समय में। जैसे ही सी पर आपतित होगा तो सी से एक प्रकाश की किरण निकलेगा और हो जाएगा इस दिशा में। कहां जाएगा भाई, इस दिशा में। जितने समय में प्रकाश बी से सी तक पहुंचेगा उतने ही समय में यहां से जो प्रकाश अपवर्तित होगा, परावर्तित होगा, तो यहां से परावर्तन के पश्चात वो कहां पर पहुंचा, मान लो वो इस डी बिंदु पर पहुंच गया। तो ए से डी पहुंचा कितने समय में भाई, कितने समय में, टी समय में। तो यहां से एक लंब डाल दीजिएगा, तो ये बन गया हमारा जो सी डी है, ये बन गया हमारा कौन सी किरण, कौन सा तरंगाग्र,
परावर्तित तरंगाग्र। तो ये आपतित तरंगाग्र है, ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र है, दोनों ही समतल रूप में है। अच्छा, अब इन दोनों बिंदुओं पर क्या करते हैं हम, अभिलंब डालते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर क्या करते हैं भाई, अभिलंब डालते हैं। तो देखो इस बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं एक, इसी का कोलोन बना लेते हैं एक, ठीक, और इसको यहां पे डाल देते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका अभिलंब। तो ये तो बन गया हमारा डायग्राम। डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। वन शॉट वीडियो बना रखा ऑलरेडी इस चैप्टर पे, आप जाके देख सकते हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। देखो ये जो आपका कोण है ये आई हो जाएगा बेटा, और ये वाला जो कोण है ये हमारा हो जाएगा आर, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अगर ये कोण आई है तो ये वाला कोण आपका आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अगर ये आर है तो ये वाला कोण आर हो जाएगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये आई तो ये भी आई हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, याद रख लीजिए। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं क्यों होता है, वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस करना है, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कितना लिखना है, कितना डेरिवेशंस करना है, कॉन्सेप्ट डायग्राम बनना है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसलिए आप याद रखिए, ये आई है तो ये आई हो जाएगा, ये आर है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना V जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक। T प्रकाश को B से C तक तथा A से D तक जाने में लगा समय है। इसलिए अगर हम AD की बात करेंगे तो AD किसके बराबर हो, VT के बराबर हो जाएगा। AD दूरी जो है, AD जो दूरी है, AD दूरी के किसके बराबर होगा भाई, 4 गुना समय के बराबर होगा, तो V इंटू टी हो जाएगा। सेम एज इट इज B से C तक की जो दूरी है, B से C तक की जो दूरी है, ये भी आपके किसके बराबर हो जाएगा भाई, VT के बराबर हो जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। नाउ देखो अब त्रिभुज A, देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे, ADC। इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें तो ये वाला कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, B 90 डिग्री है और D 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री का है। एंगल B बराबर एंगल D बराबर कितना भाई, 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, समकोण है। अच्छा, इसमें AC भुजा जो है, AC बराबर AC, ये हमारा ओवरिस्ट कॉमन साइड हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। AC जो है, ये वाली जो भुजा, ये दोनों त्रिभुज में है, तो AC हमारे क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया, AC कॉमन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखो यहाँ पे ये वाली जो भुजा है आपका BC और AD, ये भी आपस में बराबर है, ये किसके बराबर है, तो BC और AD जो है ये किसके बराबर है भाई, ये V2 के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा VT है, ये भी हमारा VT है, तो इसका मतलब BC और AD जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, दो भुजा और एक कोण। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप है, त्रिभुज ABC क्या है भाई, समरूप है त्रिभुज ADC के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, अगर समरूप है तो बाय CPCT आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है, बाय CPCT क्या लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर, संगत कोण आपस में क्या है भाई, बराबर है। अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर है तो आप लिख सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R। क्या लिख सकते हैं, एंगल I बराबर एंगल R, और यही क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम है, परावर्तन का द्वितीय नियम है।
यही परावर्तन का द्वितीय नियम है और इसी तरीके से परावर्तन के नियमों की क्या होता है भाई, व्याख्या किया जा सकता है हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का यूज करके हम परावर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं और हम अपवर्तन की भी क्या कर सकते हैं भाई, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया।